हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि टॉक शोज के अंदर हम आमंत्रित करते हैं भारत के बड़े विद्वानों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को, और जानने की कोशिश करते हैं उनके विचार ज्वलंत और मुद्दों के ऊपर बेबाकी के साथ। हमें इस बात की खुशी है कि आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जो कि विदेश नीति के अंदर एक खास एक्सपर्ट है, डॉक्टर आराधना तलवार। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन। डॉक्टर आराधना तलवार ने जो उनकी पीएचडी है, जो रिसर्च है, वो विदेश नीति से भी संबंधित है। उसके ऊपर काफी बड़ी रिसर्चर रही हैं, मिडल ईस्ट को काफी बेहतर ढंग से समझती हैं, और इस समय वो डेलम लर्निंग बैंगलोर के साथ अटैच्ड हैं। उनका काम एक तरह से कहा जाए एक एकेडमिक के तौर पर एक बेहतरीन काम रहा है। जो उनकी समझ है विदेश नीति की या भारत की अर्थनीति और राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की, वो वास्तव में ही प्रशंसनीय है। तो डॉक्टर आराधना, स्वागत है एक बार फिर से आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आज बात करेंगे इजराइल और पैलेस्टाइन की, क्योंकि ये मुद्दा छाया रहा है अखबारों में भी, पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर चर्चाएं हुई हैं। दोनों के बीच में फिर से झड़पें हुई हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, एक वॉर लाइक सिचुएशन पैदा हुई है, काफी रॉकेट्स दागे गए हैं। और सर, आप पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं और ज्योग्राफी के साथ इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि इजराइल और पैलेस्टाइन, इनका संघर्ष क्या है, इनके एरियाज कौन कौन से हैं, और उसके अंदर खास तौर से हमास का जो ग्रुप है, फतेह का जो ग्रुप है, और खास तौर से ये कॉन्फ्लिक्ट की जड़ें कहाँ से निकलती हैं और क्यों बार बार ये सारी चीजें इरप्ट होती हैं, और फिर दुनिया को एक ना एक, क्या कहते हैं, कोई इजराइल के साथ हो जाता है, कोई पैलेस्टाइन के साथ। और हमने नीतियों को बदलते देखा है, भारत की नीति को भी बदलते देखा है। जहां पहले उन्होंने पैलेस्टाइन की बात की, बाद में जब यूनाइटेड नेशन में उनका स्टेटमेंट आया तो भारत का स्टेटमेंट में थोड़ा बदलाव आ गया। वहां पे उन्होंने कुछ चीजें, एक दो शब्द हटा दिए वहां से। और अब यूनाइटेड नेशन ने भी कल कहा है कि इसराइल का जो हमला है वो वॉर क्राइम के रूप में काउंट किया जाए। ये उनकी मंशा है। क्या फैसला होगा यूएनजीए के अंदर या फिर सिक्योरिटी काउंसिल में, ये हम अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करेंगे डॉक्टर आराधना तलवार से, जो कि इन विषयों की एक बड़ी डोमेन एक्सपर्ट है। जी आराधना जी, आपकी पहली टिप्पणी। थैंक यू सर। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, काफी लोग इसको कॉन्फ्रंटेशन भी कहते हैं, बैटल कहते हैं, डिफरेंट वर्ड्स यूज किए जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में। ये सबसे लंबी बैटल है या कॉन्फ्लिक्ट है जो चली आ रही है। जी तो हमास इजराइल अगर हम पढ़ना चाहें या जानना चाहें, इसका बहुत जरूरी है कि इसकी हिस्ट्री थोड़ा समझ लें, कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये डिफरेंट लेवल पे लड़ी जाती है। तो कुछ जी लोग इसको इजराइल पैलेस्टाइन बोलते हैं, कुछ इजराइल अरब बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और हमास एक ऑर्गेनाइजेशन जो विद इन दिस लार्जर डायनामिक्स जो ऑपरेट करता है। तो इसके अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलूं हिस्ट्री जी में सर, जी ये एक, पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वेस्ट एशिया, अमेरिका वाले वेस्ट कहते हैं मिडिल ईस्ट, पर इंडियन डिप्लोमेसी यूज करती है वेस्ट एशिया। ये जी जो एरिया जी है, सब जी रीजन विद इन एशिया, इसे परपेचुअली कॉन्फ्लिक्ट जोन कहा जाता है। ऑल्सो बिकॉज ये रीजन जो है रिसोर्सेज वाइज काफी रिच है इन जी टर्म्स ऑफ ए नेचुरल रिसोर्सेज। जी दूसरा, अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो काफी कंजस्टेड कंट्रीज हैं जो लोकेटेड हैं आसपास, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, जी बट उतनी ही अहमियत रखती हैं ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड रीजनल पॉलिटिक्स में। जी दूसरा फीचर मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि क्योंकि हम समझ लें ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, इसमें एक्सटर्नल पावर्स का बहुत रोल इंपॉर्टेंट रहा है पहले से ही। इनफैक्ट कहा जाता है कि जो लकीरें खींची गई हैं, ये इम्पोज की गई हैं हमारे कॉलोनियल पावर्स से। हम्म काफी नैरेटिव्स ऐसे किए जाते हैं, यहाँ तक कि वेस्ट के स्कॉलर्स भी इसको मानते हैं। अब अलग बात है कि वहाँ के लोगों की ओपिनियन ली गई थी नहीं ली गई थी, वो हिस्ट्री है, उसका अलग एक डिबेट होता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के ग्रीवियंस ये हैं कि हमसे पूछा नहीं गया था लकीरें निकालते वक्त जो एक कंट्री बनाई है। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट, उनको कॉलोनियल स्टेट फॉर्मेशन कंट्रीज कहा जाता है, जस्ट लाइक इंडिया, क्योंकि हम हम्म भी एक कॉलोनियल इससे बने हैं।
सो सिमिलरली ये कंट्रीज जो हैं ये कॉलोनियल प्रोडक्ट्स हैं काफी सारी उधर की। तीसरी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर कि वहाँ प्रेडोमिनेंट रिलीजन इस्लाम होके भी वहाँ की पॉपुलेशन बहुत हेट्रोजेनस है इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी, सेक्ट विद इन इस्लाम। सो आपको कुर्द्स भी पाए जाएंगे, आपको पैलेस्टीनियंस भी मिलेंगे, आपको सुन्नीज भी मिलेंगे, आपको शियाज भी मिलेंगे जी क्योंकि ये जो लड़ाई है ये हर लेवल, हर सोसाइटल वेरिएबल पे लड़ी जाती है, इजराइल अरब्स की, इजराइल पैलेस्टाइन की। जी तो आप जैसे देखेंगे प्रीडोमिनेंट कंट्रीज जो हैं जैसे इजराइल हो गया, ईरान हो गया, दैट इज शिया डोमिनेटेड। सऊदी रिप्रेजेंट करती है सुन्नी सेक्ट सुन्नी को, ऑफ जी हाँ, इस्लाम जी। जी हाँ। एंड इवन इजराइल इवन जो है इवन जुडाइज्म, वहाबीज भी वहीं से आते वहाबी इस्लाम जी। जी और मैं इसलिए इनका डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ क्योंकि ये रीजनल पॉलिटिक्स में बहुत अहमियत रखेगा, जो मैं जी आऊंगी लेटर ऑन। जी और अलोंग विथ इस्लाम ये रीजन पर्टिकुलरली जेरूसलम जो इजराइल में है, जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है 3 रिलीजन्स के लिए, जुडाइज्म, क्रिश्चियन एंड इस्लाम। करेक्ट। तो उनकी जो होली साइट्स हैं जिसकी एक्चुअल लड़ाई है इस वक्त, वो आपके ईस्ट जेरूसलम ओल्ड सिटी में पाया जाता है। तो आप ये सोचिए कि उसका जो एरिया है बहुत छोटा है। वहीं आपकी अलक्सा मॉस्क है जो इस वक्त जी न्यूज में थी, जी वहीं आपकी हिस्टोरिक वेस्टर्न वॉल सिटी है, जी उधर ही आपकी प्रेयर हॉल है जो जुडाइज्म जो वो लोग मानते हैं, और क्रिश्चियंस ऑल्सो वहाँ एक चर्च भी है, जी। सो माउंट टेम्पल। और उसका एक एरिया जो इस वक्त न्यूज में उसको कहते हैं हरमल शरीफ और टेम्पल माउंट एरिया, उसके ये विद इन ये इसकी जो सारी आपने लड़ाई। बात कही यहाँ पर, ये खास तौर से जुडाइज्म, ये आप यहूदियों की बात कर रहे हैं ना, जैसे भारत में यहूदियों के नाम से जी जाना जाता है, ज्यूज के नाम से जाना जाता है। ये ज्यूज दर्शकों की मैं क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ। जी। तो ये जो पार्ट है ये 3 रिलीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, जुडाइज्म जिनके फॉलोअर्स हैं ज्यूज, इस्लाम जिनके फॉलोअर्स हैं मुस्लिम्स, एंड क्रिश्चियनिटी जिनके हैं क्रिश्चियंस। जी। अब ये जो अलग आपकी आवाज आपकी आवाज जरा देखिए, कुछ म्यूट हो गया है वहां पर। सा मॉस्क है ये हाँ, अभी थर्ड अभी ठीक है। होली सिटी है जी। नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ, कैरी जी ऑन, कैरी ऑन, थोड़ा सा कैरी ऑन। मेरी तरफ से अपॉलॉजी रहेगी, यहाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यूज रहते हैं हाँ, तो कोई बात आवाज थोड़ी कोई ऊपर बात। नीचे होगी। कैरी ऑन, कैरी ऑन। सो ये अलग-सा मॉस्क है, ये इस्लाम की थर्ड इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं होलीएस्ट साइट है जी आफ्टर मक्का मदीना। जी। तो लड़ाई इस करके भी है क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है हम्म। और एक ही बिल्डिंग के एडजेसेंट और ऊपर नीचे ये सब लोकेटेड हैं, तो आप ये उसको एरिया को डिवाइड। ये जेरूसलम के अंदर है। हाँ जी, हाँ जी। ये जेरूसलम, ये का जो लोकेशन है ज्योग्राफिकल, ये वेस्ट बैंक के नजदीक पड़ता है या अंदर पड़ता है, जैसा दर्शकों के लिए जरा बताएंगे आप। जी, तो ये ओल्ड सिटी कहते हैं जेरूसलम की। अब अगर हम वैसा जानना चाहें तो कमिंग बैक टू हिस्ट्री, तो मैं उस हिसाब से ज्योग्राफी में आऊंगी। जी तो हुआ ये था कि काफी नैरेटिव्स अपनी अपनी डिस्क्रिप्शन देते हैं, कहते हैं कि कुछ नैरेटिव्स ये कहते हैं कि ज्यूज को वहां से बाहर निकाला गया था बाय द रूलर्स ऑफ दैट टाइम, मोस्टली प्रिडोमिनेंटली इस्लाम को जो थे, इसलिए ज्यूज माइग्रेट होके डिफरेंट कंट्रीज में पाए गए, जी डायस्पोरा। जी एंड वन ऑफ द वेरी फेमस जो हमें पता है जो हिटलर ने की थी जेनोसाइड ज्यूज पे। दूसरी नैरेटिव्स ये भी कहती हैं कि ये ओरिजिनली ही पैलेस्टीनियंस की लैंड है, और उनको इनफैक्ट वहां से निकाला गया है, जो इस वक्त भी वो क्लेम करते हैं कि हमें अपनी राइट नहीं दी है सेल्फ जी डिटर्मिनेशन की। जी तो ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और इस करके इस दौरान ब्रिटिश और अपनी जो सुपर पावर्स रहे कॉलोनियल, टू सॉर्ट आउट ये इश्यूज बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, इन्होंने एक प्लान बनाया जो पैलेस्टाइन को हम डिवाइड करेंगे। सो उस हिसाब से इसराइल एक देश बना गया 1948 में। एंड उसके अलावा जो 2 इंपॉर्टेंट टेरिटरीज हैं वेस्ट बैंक एंड गाजा, जी। जो कि ईस्ट एंड वेस्ट साइड में है इसराइल के लोकेटेड। अब काफी लोगों को ये आपका भी कहने का मतलब है कि इसराइल का जो वेस्टर्न हिस्सा है और जो ईस्टर्न हिस्सा है, इसको आप कह सकते हैं कि वेस्ट बैंक, और दूसरा अपोजिट वाला हिस्सा जो जी जो जी समुद्र तट के साथ लगा हुआ है। जी, और तो वहां पे जो इसराइल के जो ईस्ट साइड में है वो है वेस्ट बैंक, जी हाँ। इसराइल के वेस्ट साइड में है गाजा, और जी, उसी दौरान कोस्टल स्ट्रिप है जो मेडिटेरेनियन सी से लोकेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो जोग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी स्ट्रिप से कनेक्ट करती है आपको गाजा, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री इजिप्ट रीजन जी में। जी
तो सिनाई पेनिनसुला जितनी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, वो वाला स्ट्रिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकली। तो ये समझना जरूरी है कि ये फॉर्मेशंस हुई थी, बॉर्डर्स बनाए गए थे। ये हिस्ट्री कहती है कि ये बॉर्डर्स इम्पोज किए गए थे। हाँ काफी लोग ये कहना चाहेंगे, इसराइल के अगर पर्सपेक्टिव या हम उस हिसाब के स्कॉलर्स को पढ़े तो वो कहते हैं कि ये नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था, क्योंकि इसराइल जो जूस लोग हैं पॉपुलेशन, इन्होंने काफी सफर किया था हिस्ट्री में, एंड दे बिलोंग टू दिस लैंड जो आजकल इसराइल है। तो इसराइल बना 48 में, और साथ ही साथ ये दो टेरिटरीज जो बन गई थी, पहले आप वेस्ट बैंक जॉर्डन के अंडर आ गया था क्योंकि जी 67 वॉर थी। फिर इवेंचुअली ये टेरिटरीज इसराइल के ऑक्यूपेशन के अंडर आ गई हैं। कुछ लोग उसको इन्वेजन भी कहना चाहते हैं, डिपेंड करता है आपकी आइडियोलॉजिकल टिल्ट पे। सो वर्ड्स बहुत केयरफुल होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप जो भी कहना चाहें। सो वो ऑडियंस के ऊपर है, बट मेरा पॉइंट ये कि हिस्ट्री ये रही है। अब सर वहां से आप देखें तो ये कॉम्प्लिकेट होता गया मामला, तो स्टेट्स बन गए। अब ये बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है कि वो जी स्टैंड क्या लें। जी सो काफी देश, कुछ देशों ने यूएन में डिक्लेयर कर दिया था इसराइल स्टेट, और सपोर्ट जी भी किया था। जी इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर दिया था, पर इंडिया ने, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, डिप्लोमेटिक टाइज नहीं बनाई थी, हम्म जैसे आपने मेंशन किया। सो इट वाज इन 1992 that India actually recognized and established full diplomatic ties with Israel. उससे पहले हमारे संबंध बहुत मिनिमल थे। आप ये कह सकते हैं कि इसराइल की कॉन्सुलेट थी मुंबई में टिल 1992। वो इसलिए ओपन की गई थी ताकि वो वीजाज दे दे सके। सकें, इशू कर सकें जूश पॉपुलेशन जो है मुंबई में पाए जाते हैं, जी सिर्फ ये उसके लिए। नरसिम्हा राव का टाइम था। जी जी, उससे पहले की बात है। और इस दौरान काफी स्टेट्स ने ऑब्जेक्ट भी किया था इसराइल का क्रिएशन, जो प्रिडोमिनेटली जो हमारे अरब स्टेट्स हैं, जो चाहते थे कि वेस्ट पैलेस्टाइन स्टेट बने। जी तो हुआ ये कि आप ऐसा देखोगे तो एक स्टेट एग्जिस्ट बना विच इज इसराइल, और पैलेस्टाइन अभी तक ऑफिशियल स्टेट नहीं है। इसको स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन कहा जाता है, जो इंक्लूड करती है आपकी टेरिटरीज वेस्ट बैंक, जी गाजा जी एंड जेरूसलम को भी काफी इंक्लूड किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस इंपॉर्टेंस एंड जी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस। जी तो ये है ज्योग्राफी। और इस दौरान आपकी पूरी जो लड़ाई है, इसका जड़ एक्चुअली वो टाइम है जिसको ऑल्सो कह सकते हैं colonial superimposition of these borders, one of the very prominent perspectives जो आज तक खींचती आई है। जी अब काफी क्वेश्चन ये उठते हैं कि इस लड़ाई का सोल्यूशन निकल ही नहीं पाया है या हल नहीं निकला है। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इंटरनेशनल कम्युनिटी स्टेटस को चाहती है और इसकी सोल्यूशन ना निकले, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि लोग जब सोल्यूशन निकाल रहे हैं तो इसकी एक्चुअल जो रूट्स हैं एट डिफरेंट लेवल, कॉजेज या प्रॉब्लम्स, जी इनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जी अब काफी पॉपुलर सोल्यूशन इसका काफी टाइम से आया है, टू स्टेट सोल्यूशन, जहाँ की इसराइल को एग्जिस्ट करे पीसफुली पैलेस्टाइन से। बट ये हो नहीं पाया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट, ए, बी लैक ऑफ लीडरशिप, और आई वुड से फेलियर ऑफ लीडरशिप फ्रॉम द अरब्स इटसेल्फ, जो अरब कम्युनिटीज हैं, एंड तीसरा पैलेस्टाइन में ही बहुत फैक्शंस हैं विद इन पैलेस्टाइन। तो जैसे इनमें अगर हम इनमें वेस्ट, दो दो फैक्शन मेन आते हैं इसके अंदर। जी एक आता जी है थोड़ा माइल्ड टाइप का है, फतेह है, जी और दूसरा एक जी हार्डकोर हमास है, जी जिसकी अभी बहुत चर्चे थे रिसेंटली। जी तो जी इनके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी। तो अगर आप देखेंगे इनका पैलेस्टाइन का अगर मैं बात करूं फिलहाल, सिर्फ पैलेस्टाइन, तो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है हिस्ट्री में पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जी और फतह, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी। अब पीएलओ क्या थी, ये इसके जो लीडर थे यासिर अराफात, जो जी काफी नोन रहे हैं जी हिस्ट्री में, और इंडिया ने हमेशा उनको विजिट, उनकी वेलकम किया एज हेड ऑफ स्टेट। तो आप वो सोच सकते हैं कि इंडिया ने कितनी इंपॉर्टेंस हमने दी खास थी तौर से पीएलओ इंदिरा को। गांधी के साथ बहुत क्लोज उनके संबंध थे, उनको अपनी बहुत क्लोज थे, बहन बहन मानते थे उनको अपना। यस, हाँ, वेरी क्लोज। तो हाँ, उनकी विजिट्स बहुत रही हैं। अब पीएलओ सबसे इम्पोर्टेंट रहा है, और काफी कंट्रीज पीएलओ को ऑफिशियल स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन लेबल देते हैं, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी अब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है डिफरेंट फैक्शंस ऑफ पैलेस्टीनियंस की। सो एक हो गई आपकी फतह, फॉर एग्जाम्पल,
जो काफी पॉपुलर है वेस्ट बैंक में इस वक्त। कुछ एरियाज फतह के काफी पॉपुलर है वेस्ट जी बैंक में। जी अब फतह को कहते हैं कि वो सेक्युलर थोड़ी सी लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, जी, थोड़ा माइल्ड भी है। और विद जी, और उसके मेंबर थे आपके यासिर अराफात, जो जी, बाद में इवेंचुअली लैडर मूव अप करके पीएलओ के लीडर बन गए। करेक्ट। इसके अलावा पीएलओ में और भी बहुत फैक्शंस रही हैं पैलेस्टाइन की, जो रेडिकल भी थी और जो मॉडरेट भी रही हैं। सो वन ऑफ द मॉडरेट फैक्शंस बीइंग फतह। जी इसी दौरान विद इन पैलेस्टीनियंस डिफरेंट टाइप के मोड्स रहे हैं, स्ट्रेटजीज टू वर्क टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन और पैलेस्टीनियन स्ट्रगल को आगे करने के लिए। तो पीएलओ ने पहले तो, जब आप सब जानते हैं 93 में ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए थे इजराइल के साथ, जी उससे पहले हमेशा आर्म स्ट्रगल हमेशा से उनकी पॉलिसी रही है। 93 के दौरान 90s के दशक में उन्होंने पीस एंड डिप्लोमेसी ऑप्ट करने की कोशिश की, बिकॉज ऑस्लो का अकॉर्ड्स हुए थे। सो सिमिलरली आप वेस्ट बैंक देखोगे, वो कंपैरेटिवली थोड़ा पीसफुल रहता है गाजा से। अब जी मैं आती हूँ गाजा साइड में। विद इन पैलेस्टाइन और पैलेस्टीनियन मूवमेंट सबसे क्या कह सकते हैं, टर्मोइल और नोटोरियस ऑर्गेनाइजेशन रही है हमास, जो हमास। इस वक्त न्यूज में है। तो ये हमास, गाजा पट्टी जो है, जो कि वेस्टर्न साइड ऑफ इसराइल में है और मेडिटेरेनियन के साथ में लगती है, और उसके भी कुछ हिस्से हैं गाजा पट्टी के भी, गाजा स्ट्रिप के भी, जिसमें हमास शायद अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रिप के अंदर है मुझे लगता जी है, और लोअर पार्ट जो है वो दूसरे ऑक्यूपेशन में है उसमें। एम आई जी राइट? जी। जी जी तो एक्चुअली आप ये कह रहे हैं अरेंजमेंट ऐसे हुई थी सर, इसकी ओरिजिन ये है कि 93 में जब ऑस्लो अकॉर्ड्स बना था, जी उसके अकॉर्डिंगली एरियाज जो हैं वेस्ट बैंक एंड गाजा में, एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, ये नाम दिए गए थे। सो फॉर एग्जांपल एरिया ए आपका हो जाएगा अर्बन एरियाज, जी एरिया बी हो गए आपके रूरल एरियाज। जी तो इस दौरान अरेंजमेंट ऐसी हुई थी कि कुछ एरियाज पैलेस्टीनियंस के कंट्रोल में आएंगी और कुछ इसराइल के अंडर। जी इनफैक्ट इवेंचुअली इसराइल ने विड्रॉ करके यहाँ तक भी दे दी कि आप दोनों एरियाज कंट्रोल कर दीजिए, लेकिन आपके जो ट्रांजिट पॉइंट्स एंड एयर स्पेस एंड वाटर राइट्स वो इसराइल के रहेंगे। तो अगर आप इस वक्त गाजा और वेस्ट बैंक जाएंगे, तो जेरूसलेम वहाँ लोकेटेड नहीं है। जेरूसलेम तो विद इन द टेरिटरी ऑफ इसराइल में है, जहाँ की जी उनकी होली प्लेस है। जी वहाँ चेक पॉइंट्स रहते हैं दोनों तरफ और ब्लॉकेड है। तो जी अगर आपको आना जाना होता है, यू हैव टू गो थ्रू अ चेक पॉइंट सिक्योरिटी विजिट, आईडीएफ करती है जो, वो अलग इशू बन जाता है लोगों का ग्रीवियंस। इनफैक्ट जितनी मेरी इंटरेक्शंस रही हैं रिसर्च स्कॉलर्स के साथ जिन्होंने उस पर काम किया है, जो वेस्ट बैंक, गाजा और इसराइल जाके आए हैं, जी वो ये कहते हैं कि उनको लोगों को घंटों घंटों वहाँ चेक पॉइंट्स पे खड़ा रहना पड़ता है, कितनी भी हार्श वेदर हो, चाहे वो धूप हो, टू गेट देयर सेल्फ चेक, सिक्योरिटी चेक्स। बट यहाँ वहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम ऐसी है। तो इसीलिए हमास जो है वो गाजा साइड कंट्रोल में है, और जो आपका वेस्ट बैंक है वो प्रेडोमिनेंटली फतह है। फतेह। जी। जी अब इसमें सर और एक बात ये है कि कॉम्प्लेक्स ये आ जाता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट नहीं करती है ज्यादातर हमास को, बिकॉज हम्म ऑफ द हम्म टैक्टिक्स यूज्ड बाय हमास, विच इज वायलेंस। बॉम्बर्स आपके ले लो, रॉकेट फायर्स जो आपने मेंशन किया है इस वक्त। तो ये थोड़ी सी इसको मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, और हमास के भी दो विंग्स हैं, एक सोशल विंग है और एक मिलिट्री विंग है। जी तो कुछ कंट्रीज जैसे आपकी यूएस हो गई, यूके हो गई, एटसेट्रा, ये कंट्रीज उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लेबल देती हैं। और हमास बनी थी 1987 में, और पीएलओ उससे पहले का है, विच इज 1960s के दौरान में। जी लेकिन कंट्रीज जैसे हो गई आपकी चाइना, रशिया, ये कंट्रीज उसको टेररिस्ट नहीं कहती, दे एब्सटेन फ्रॉम कॉलिंग हमास अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जी और कुछ कंट्रीज भी इस एक्सटेंट तक जाती हैं कि जो मिलिट्री विंग है हमास की, जी उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलती हैं। तो ये पैलेस्टीनियंस के अंदर ही सर काफी कह सकते हैं फैक्शंस हैं, व्यू पॉइंट्स बहुत अलग हैं जी पैलेस्टीनियंस के। और जो फतह सेक्शन है वो वेस्ट बैंक में कंट्रोल करती है, और जो आपके पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं डिफरेंट जी कंट्रीज में, जी वहां फतह बहुत पॉपुलर है, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर सोशल वर्क जी या वेलफेयर टुवर्ड्स द कम्युनिटी। बिकॉज पैलेस्टीनियंस के विद इन इतने फैक्शंस हैं, ऑब्वियस है कि रीजनल पॉलिटिक्स भी मेस में है। तो जी कुछ कंट्रीज आउटराइटली सपोर्ट, या आउटराइटली नहीं सपोर्ट करती हैं, जैसे आपकी हो गई ईरान,
सीरिया, ये कंट्रीज हमास को सपोर्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ, ऐसा कहने के आता है, ये अभी रिसर्च है सर, तो इसकी कोई 100% है नहीं, बट एनालिसिस ये कहती है कि ये कंट्रीज हैं जो हमास को हेल्प करती हैं टेक्निकल नो हाउ में रिगार्डिंग द वेपन्स अगेंस्ट इजराइल। और कुछ कंट्रीज है जो फतह को रिप्रेजेंटेटिव मानती है पैलेस्टीनियंस की। सो इसीलिए रीजनल पॉलिटिक्स भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से ये बैटल ऑन गोइंग है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, काफी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जहां गाजा के में से काफी रॉकेट दागे गए हैं, इसराइल ने अपने जो मिसाइल स्टॉप करने की जो टेक्नोलॉजी उनका यूज करके काफी हद तक उनको रोकने में कामयाबी पाई है। हालांकि वो इतने सारे जो रॉकेट्स थे उनके हजारों में जो छोड़े हैं, दे मोर लुक लाइक ए होम मेड रॉकेट, समथिंग लाइक नॉट वेरी लीथल इन द, यू कैन से, नेचर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी ट्रिगर पॉइंट क्या था इसका एग्जैक्टली, ये स्टार्ट कैसे हुआ? जी पहले मैं आपको ये आपका आंसर कर देती हूँ कि जो होममेड आपने कहा इक्विपमेंट्स पाए गए हैं, अगर आप देखें ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा डिफरेंट रहा है इन द सेंस कि डेफिनेटली इसराइल के पास काफी हाई इन क्वालिटी टेक्नोलॉजी रही है, ऑल्सो दे आर रॉकेट डिफेंस सिस्टम। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में हमास के कुछ कुछ वेपन्स ऐसे भी पाए गए हैं जो काफी रिसर्चर्स को अक्रॉस द ग्लोब शॉक कर दिया। फॉर एग्जांपल, उन्होंने सबमरीन का भी यूज किया है, जी अटैक ड्रोन्स का भी यूज किया है। जी। अब पॉइंट ये आता है फर्स्ट कि इनके पास ये वेपन्स आए कहाँ से, सप्लाईज कहाँ से, सप्लाई लाइन सप्लाईज कहाँ पर कहाँ से है? आई, जी जी एग्जैक्टली। तो ये काफी देखो इसमें काफी थ्योरीज हैं, नैरेटिव्स हैं। फर्स्टली कहते हैं कि सीरिया और ईरान जो है, दे आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो सप्लाई करती हैं हमास को वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी नो हाउ। अब ये डायरेक्ट सप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वो तो पूरा इसराइल कंट्रोल्ड एक एरिया है, एज इन सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स। क्या तो इसमें वो जॉर्डन का क्या भी कर, कोई रोल है? जी मैं आ रही हूँ उस पर। तो ये जो कंट्रीज हैं ये पहले सूडान को सप्लाई करते हैं जी वेपन्स और मटेरियल, वहां से ट्रक लोड होके वाया इजिप्ट सिनाई पेनिनसुला के दौरान वहां टनल्स बनाई गई हैं जी गाजा को कनेक्ट करते हुए। तो काफी लोग कहते हैं कि वहां से इन्होंने एक्वायर किए हैं वेपन्स। अब इजिप्ट में जब मोहम्मद सीसी था उनका प्रेसिडेंट, ही वॉज वेरी एम्पथाइज्ड विद, और वो एम्पथाइज करते थे हमास से, पैलेस्टीनियन से। तो काफी हेल्प उनको इजिप्ट से भी उस दौरान आई गई थी। जी अब जैसे ही इजिप्ट के तख्त बदला है प्रेसिडेंट का, उसके बाद से कहते हैं कि हमास ने काफी होम ग्रोन शुरू किया है। काफी वेपन्स और मिसाइल्स जो इसराइल की तरफ से एक्सप्लोडेड रहे हैं, हमास ने उनको भी यूज किया है, वाटर पाइप्स को भी यूज किया है। सो इस तरह उनके वेपन्स काफी काफी बढ़ गए हैं इन नंबर्स। जी ये हो गया पहला पॉइंट। अब सर दूसरा ये कि ये ट्रिगर हुआ कैसे सडनली। तो 67 वॉर को कोमेमोरेट किया जा रहा था इस साल, जो कि अगेन वही जो मैंने आपको पहले ही बिल्कुल दर्शकों को बिल्कुल। ये बताया बिल्कुल था, सही कहा अपनी आपने। होली सिटी में, जेरूसलेम में, ओल्ड सिटी में, वहां गैदरिंग हो रही थी इजरायली ऑफिशियल्स की, टू कोमेमोरेट द मार्टियर्स जो इसराइल के साइड से सैक्रिफाइस किए थे अपनी कंट्री के लिए। जी उसी दौरान रमादान जो मंथ चल रहा है, रमादान मिडिल ईस्ट में बोला जाता है, हम रमजान बोलते हैं, तो इसलिए मैं रमादान वर्ड यूज करूंगी। तो वो प्रेस चल रही थी मॉस्क में। जी बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस वहां कहा जाता है कि एक स्क्वाड गई थी इजरायली पुलिस की टू प्रेयर स्टॉप कराने के लिए, और जो पैलेस्टीनियंस जो मुस्लिम्स वहां गैदर हुए थे उनको बाहर निकालने के लिए, सो दैट द मीटिंग कैन गो ऑन। जी अब वहां से एस्केलेट होते होते इशू, फिर रॉकेट फायर किए गए गाजा की तरफ से, विच इज हमास, फॉलोड बाय आईडीएफ फ्रॉम इजराइल। तो ये ट्रिगर होता गया, और ये ओवरनाइट कोई प्लान नहीं है। दिस इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग पीपल, जी ऑल्सो फ्रॉम इजरायली साइड। अगर आप देखें तो उनके लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, उस कंट्री के लिए उनको एक सिक्योर बॉर्डर बहुत जरूरी है, क्योंकि कंट्री छोटी है, पॉपुलेशन कम है, सराउंडेड बाय अरब कंट्रीज उस रीजन में। तो उनकी सर्वाइवल के लिए अपनी कंट्री नेशनल इंटरेस्ट हमेशा से इजराइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। बिल्कुल सही कहा। तो एनी टर्मोइल एट द बॉर्डर, सिक्योरिटी इजराइल की आईडीएफ हमेशा तैयार रहती है। यहाँ तक कि सबको पता है कि इजराइल में तो यूनिवर्सल कंस्क्रिप्शन है मिलिट्री की। जी दैट जी मीन्स 18 to 21 ईयर्स कंपल्सरी सर्विस करनी है मिलिट्री में। जी
तो ये लोग हमेशा से हिस्ट्री रही है कि इजराइल इज वेरी कैसे कह सकते हैं, प्रोएक्टिव है अपनी सिक्योरिटी मेंटेन रखने के लिए अपने लोगों के लिए, बिल्कुल। जो उनका नेशनल इंटरेस्ट है। तो ये ट्रिगर होता गया, इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। 11 डेज का हुआ, जबकि लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कि ये लंबा चलेगा, जैसे 2014 में चला था जी। 50 डेज। बट इसका सीज फायर हो गया बिकॉज ऑफ द वायलेंस मैग्नीट्यूड, ऑल्सो द वेपन्स यूज्ड। इसमें तो ये कैजुअलिटीज के बारे में कुछ बताइए, कितने हुई हैं वो दोनों साइड से? सुना है हमास साइड में काफी कैजुअलिटीज हुई हैं ऑस्ट्रिया इजराइल के जी अटैक से। जी, तो अगर आप कैजुअलिटीज की बात करें तो नंबर्स बहुत डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स के। पर सब ज्यादातर रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि जो पैलेस्टाइन साइड में है 200 प्लस कैजुअलिटीज हुई हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड्स विमेन एंड चिल्ड्रन। एंड अराउंड अबाउट आप उनकी पॉपुलेशन में से जो पैलेस्टीनियंस है 58,000 फ्ली कर चुके हैं डिफरेंट कंट्रीज में और यूएन स्कूल्स में फॉर प्रोटेक्शन। उसमें काफी प्रोमिनेंट बिल्डिंग भी डिमोलिश हुई है उसके ऊपर वहां पर। जी जी, उनकी एक पूरी एक लंबी बिल्डिंग, अल जजीरा के ऑफिस, ये सारे जी। डिमोलिश हुए हुए थे। जी। ऑल्दो उनको टाइम दिया था, खाली करवाई थी, इवैक्यूएट करवाई थी, बट इट इज लाइक अ सिंबल जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकें। इसराइल साइड में भी कैजुअलिटीज हुई हैं, रफली अराउंड अप्रोक्सीमेटली 12 कैजुअलिटीज, जो कि इसराइल के लिए बहुत हैं, काफी हैं, जी। क्योंकि जी। इसराइल हमेशा पर्टिकुलर रहा है अपने सिटीजन्स की सिक्योरिटी के लिए। जी। तो उनके लिए काफी है, और ये इस हिसाब से ये अभी कॉन्फ्लिक्ट चला था। कंट्रीज के रिएक्शन क्या रहे हैं इसके बाद? विभिन्न कंट्री कौन किसके साथ था, कुछ क्या जी पिक्चर ये इमर्ज बहुत हुई है? जी ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने पूछा, क्योंकि यही सबसे मेन इम्पोर्टेंट रहता है कि कंट्रीज का रिएक्शन क्या है, हाउ जेन्युइन दे आर टू रिजॉल्व द इशू, और जी। हाउ दे यूज दिस ऑल्सो मे बी अपनी पॉलिटिक्स के लिए। तो अगर आप देखें तो जैसे बहुत फेमस ट्वीट की थी इसराइल के पीएम ने, नेतन्याहू ने, देयर आर 25 कंट्रीज जो सपोर्ट में आई, उन्होंने फ्लैग्स दिखाए थे जिसमें से इंडिया का फ्लैग इंडिया मिसिंग का था। फ्लैग नहीं था, बहुत चर्चा हुई थी इसके ऊपर यस, कि भारत और मैं सबसे उस पे बड़ा दोस्त आऊंगी बनता है कि और वो, वहां पे क्यों, क्या हुआ क्या है? जी जी, और मैं इंडिया के रोल पे भी जरूर आऊंगी कि इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं दिखाया और इंडिया का क्या स्टैंड रहा है। तो हैवी वेट्स रहे हैं आपके यूएस, यूके, जर्मनी, ब्राजील, कनाडा, जो ओपनली ऑफिशियली सपोर्ट कर गए इसराइल को इस कॉन्फ्लिक्ट में। ऑन दी अदर हैंड पैलेस्टीनियंस के लिए सरप्राइजिंगली काफी प्रोटेस्ट हुए हैं, जो ऑल्सो डिफर करता है ये कॉन्फ्लिक्ट देन द कंपेरेटिव, अगर आप करो तो जी। पहले के कॉन्फ्लिक्ट से। इस वक्त काफी लोग अक्रॉस द कंट्री सपोर्ट में आए हैं। आपके यूरोप में प्रोटेस्ट हुए हैं, लंदन में, यूएस में प्रोटेस्ट हुए हैं, अफ्रीका में हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, इंडिया में हुए हैं, कश्मीर में। जी। तो ये सारे जो यूथ हैं निकले हुए हैं स्ट्रीट्स पे। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वेस्ट बैंक में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। अब मैं लोगों को ये, ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी, मैं इसलिए इसको एम्फोसाइज कर रही हूँ कि कभी भी कोई भी हमास की कॉन्फ्लिक्ट रही है इसराइल के साथ, जो गाजा बेस्ड है, वेस्ट बैंक की जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है और जो वहाँ का फैक्शन है फतह, वो हमेशा से बाहर रहा है। उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं दिखाई है और कभी कोई स्टैंड नहीं लिया है कॉन्फ्लिक्ट में जी। इसराइल और हमास के बीच में। बट इस वक्त सरप्राइजिंगली वेस्ट बैंक में भी पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन ने प्रोटेस्ट किया है फॉर द पॉपुलेशन इन गाजा। एक तरह से एंड कहा जाए कि फतेह जो था, जो वहां रूल करता है वेस्ट बैंक के अंदर, उन्होंने वहां के नागरिकों के लिए, हमास को ना सही लेकिन जो उनके जी अपने नागरिक हैं उनको दिल खोल कर सपोर्ट दिया है उनकी जी प्रोटेक्शन के लिए। जी, जी। और इस सपोर्ट का बेस हमेशा पॉलिटिकल नहीं होता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स भी होता है, बिकॉज कहा जाता है वहाँ बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। उस ग्राउंड पे उन्होंने काफी सपोर्ट दिखाया। एंड जो ये इसराइल पैराडाइम के, शिफ्ट है वहां पे, फतेह के जो एटीट्यूड है उनका, यस, ये दैट इज पैराडाइम व्हाट, शिफ्ट है। जी हाँ। जी, जी हाँ। जी हाँ। यही मैं एम्फसाइज कर रही थी कि ये बहुत बड़ा शिफ्ट है इस जी। कॉन्फ्लिक्ट के लिए, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑब्जर्व कर रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इसराइल के विद इन अरब पॉपुलेशन है, काफी है, और हमेशा से वो न्यूट्रल रही है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट में, इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच या इसराइल और अरब्स के बीच। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट जो ये अभी हुआ है रिसेंट, इसराइल में भी प्रोटेस्ट हुए थे अरब पॉपुलेशन के दौरान। एंड अगेन दे आर नॉट ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स, उन्होंने प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में प्रोटेस्ट किए जी थे। बिल्कुल। अब कमिंग टू इंटरनेशनल कम्युनिटी, ऐसे मैंने आपको बताया कि कंट्री सपोर्ट में भी आई है इसराइल के और सपोर्ट में भी आई है पैलेस्टीनियंस के।
बिल्कुल सही कहा आपने। अब यहाँ इस पे जी इस हाँ, एक प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ये पहले भी लड़ाइयां हुई हैं इनके बीच में, ये उनसे थोड़ा सा अलग कैसे है? जी, ये अलग, मैं वही जैसे मैंने फीचर्स बनाए, एक तो इन टर्म्स ऑफ जो भी कॉन्फ्लिक्ट अभी तक रहे, इजराइल और हमास ले लो, इजराइल पैलेस्टीनियंस ले लो, इजराइल इज अ वेरी पावरफुल कंट्री मिलिटरीली हमेशा से, और इंडिया के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है बिकॉज ऑफ अ स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। तो जो भी आप टेक्नोलॉजी देखेंगे, वर्ड्स देखेंगे, ब्लिट्स ग्रीक, स्ट्रैटेजिकल स्ट्राइक्स, मिलिट्री हॉटस्पॉट्स, ये सब इन्होंने इन्वेंट किए अपनी लड़ाइयों के दौरान जी हमेशा से, इन स्पाइट ऑफ बीइंग सराउंडेड बाय अरब कंट्रीज। जी बट ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुई इस वक्त, डेफिनेटली कैजुअलिटीज बहुत हुई हैं पैलेस्टीनियन साइड में। अब तक की जो वॉर्स रही है हमेशा एसिमेट्रिकल रही है, जहां की डिसिसिव विक्ट्री हमेशा इसराइल की रही है। वन वे। लेकिन ये बहुत जानना जरूरी है कि वॉर में दो विक्ट्रीज होती हैं, एक मिलिट्री, दूसरी पॉलिटिकल। जी आप मिलिटरीली भी जीत जाओगे बट पॉलिटिकली आप जीतते हो नहीं, ये क्वेश्चन है बिल्कुल सही कहा। जो काफी जरूरी है इसे एनालाइज करना। तो इस वक्त जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुई है, डिबेटेबल है, मे बी इसराइल मिलिटरीली जीत गया, बट पॉलिटिकली अभी भी क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज कंट्रीज चाहती हैं कि इसकी जेन्युइन, आई मीन जो कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, पॉपुलेशन, लोग चाहते हैं कि इसका जेन्युइन सोल्यूशन हो, which is two state solution, that is also part of India's official stand on the war, on the conflict. तो बिल्कुल इसीलिए सही इस कहा। दौरान इस कॉन्फ्लिक्ट में डेफिनेटली इसराइल की पावर बहुत सुप्रीम है और सुपीरियर रही है, लेकिन कहीं जाके इसराइल ने ये भी जाना है कि कुछ इरिटेंट फैक्टर्स हुए हैं हमास की स्ट्राइक की वजह से भी। जैसे मैंने पहले ही इसलिए मेंशन किया कि जी इसराइल को हम अपनी पॉपुलेशन एंड नेशनल इंटरेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट नोन कंट्री जो अपनी पॉपुलेशन की बहुत बहुत सेफ्टी रखता है, यहाँ तक कि कहते हैं कि जब इसराइल की फ्लाइट्स भी लैंड होती हैं डिफरेंट कंट्रीज में, दे हैव देयर पीपल एस्कॉर्टिंग, सिक्योरिटी पीपल एस्कॉर्टिंग द पॉपुलेशन वो इनटू द मुंबई टेरिटरीज एयरपोर्ट पे ऑफ हमने डिफरेंट अक्सर देखा है कंट्री। कि इसराइल की जो एयरलाइंस है, एल आल जो है, जब वो लैंड करता है, टेक ऑफ जी करता है, तो उनकी सिक्योरिटी जीप्स उनके दोनों साइड में रहती हैं वहां पे। जी, और ये सिर्फ उन्हीं को इस बात की परमिशन है कि वो टेक ऑफ पॉइंट से लैंडिंग पॉइंट तक सारे के सारे जो हैं उसको यस, मॉनिटर करते हैं। और इवन एब्सोल्युटली। बॉम्बे के अंदर भी मैंने अपनी आंखों से इस चीज को देखा है, इसलिए मैं आपकी व्यू को एंडोर्स कर रहा जी एब्सोल्युटली, मैं उसी उस पॉइंट से आ रही थी, बिकॉज वो इतना सेफ रखते हैं। तो फर्स्ट हो गया कि ये वॉर एसिमेट्री थी, ये कॉन्फ्लिक्ट एसिमेट्री हुआ है, डेफिनेटली सुपीरियर रही है इसराइल, बट काफी फैक्शंस विद इन इजरायली मिलिट्री भी इरिटेट हुए हैं हमास की स्ट्राइक से, जो उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था। जहां तक मैंने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ तक कि सबमरीन छोड़ी थी हमास ने, जो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज asymmetry has always been the norm. दूसरी बात है एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसको ग्लोबल कम्युनिटी ने कैसे परसीव किया। तो अब तक की जो वॉर्स ये रही हैं, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट आ गया अभी, पॉलिटिकल एग्जैक्टली, ये विक्ट्री वाला पॉलिटिकल पॉइंट आ आया। गया, ये हाँ तो मैंने आपको पहले वॉर बोल दी हाँ सिंपली ऑन हाँ। द मिलिट्री विक्ट्री। अब सेकेंड आ गया आपको पॉलिटिकल व्यू पॉइंट। अब तक की जो कॉन्फ्लिक्ट्स रही है हमेशा से इसराइल को सपोर्ट इसलिए भी मिलता रहा है क्योंकि हमास या उसकी जो स्ट्रैटेजीज रही हैं, दे आर श्योरली ऑन बेस्ड ऑन वायलेंस। हमेशा से उन्होंने जी पीस को अपनाना नहीं चाहा है, डिप्लोमेसी, नेगोशिएशंस, ये आउट ऑफ द बॉक्स रहे, आई मीन टेबल के ऊपर थे ही नहीं कभी इनकी तरफ से। एंड आई एम स्पेसिफाइंग हमास बिकॉज फतह, पीएलओ, उनकी स्ट्रैटेजीज अलग रही हैं। बिल्कुल। बट काफी टाइम से ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स जिन्होंने वो ओपिनियन बनाया है पॉलिटिकल कि पैलेस्टीनियन यूथ और उनका फ्यूचर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी देशों की पॉपुलेशन का है। तो इस वक्त कंट्रीज और यूथ, मैं कहूंगी, आई वुडेंट से ऑफिशियली कंट्रीज ने कुछ बहुत सपोर्ट इधर या उधर किया है, लेकिन जो यूथ हैं विद इन द कंट्रीज, इन्होंने आउटराइटली आके सपोर्ट किया है, बिकॉज टाइम हैज कम फॉर अ सोल्यूशन टू दिस कॉन्फ्लिक्ट, टू लेकिन दिस हमास बैटल। की डॉक्टर आराधना एक चीज निकल कर आती है कि हमास काफी हार्डकोर है, और उनकी कई शर्तें कुछ इस किस्म की हैं कि जिसमें रिपेरेशन की एक शर्त भी है, जिसमें जो क्षतिपूर्ति से कहते हैं, प्लस इजराइल उनसे माफी मांगे, प्लस उसका लैंड वैकेट करे, वो भी बैक डेट से उसमें करके।
तो काफी हार्डकोर डिमांड है शायद, जो आज के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ना तो पूरी होती नजर आती है और जी, ना ही कहीं से मुझे लगता है उनको कोई एक जनरल एक्सेप्टेंस दुनिया में पॉलिटिकल सीन पर होगा। आपने बहुत वैलिड पॉइंट कहा है, क्योंकि हमास को सपोर्ट देना बाय एनी कंट्री बहुत मुश्किल है ये, बिकॉज जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी, दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव, तो उनका ऑफिशियल स्टैंड यही रहा है कि उनका पर्पस है क्रिएशन का कि वो एक पैलेस्टाइन स्टेट बनाए, एक इस्लामिक स्टेट बनाए, और जिनकी टेरिटरीज इंक्लूड करती है वेस्ट बैंक, गाजा एंड इसराइल, विच मीन्स कि जो आपकी टू स्टेट सोल्यूशन है, जाकि एक तरफ इसराइल हो, एक तरफ पैलेस्टाइन हो, वो पूरा डिफाई करता है उनका पर्पस। इसलिए उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो काफी कह सकते हैं हार्डकोर बोलते हैं, रेडिकल एलिमेंट्स विद इन पैलेस्टीनियंस। इसीलिए हमेशा से इंटरनेशनल कम्युनिटी की कोशिश रही है कि जो पैलेस्टीनियंस की फैक्शन है, इनको यूनाइट करके जी, एक प्रॉपर मॉडरेट फैक्शन जो बिल्कुल वहां को बिल्कुल लीड कर बिल्कुल सके, बिल्कुल। बिकॉज ये रिप्रेजेंट करेंगे पैलेस्टीनियन साइड को हु कैन डील विद इसराइल। इसराइल की पॉइंट ऑफ व्यू आप बाद में समझें, पहले आप ये समझें कि फैक्शंस जो हैं पैलेस्टाइन के विद इन, इनको यूनाइट होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप फतह की ऑब्जेक्टिव देखें, बहुत डिफरेंट है, हमास के बहुत अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज को हमने नोट किया है, देखा जाए तो दर्शकों जी, को भी इस बात की जानकारी है। लेकिन एक चीज यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि समय की बाध्यता भी रहती है और अपने मेहमानों के जो समय उसकी बाध्यता को भी हम समझते हैं। वो ये है कि अभी रिसेंटली इसराइल के रिलेशंस काफी कॉर्डियल हुए हैं यूएई के साथ और कुछ और अरब देशों के साथ। तो एक नया पैराडाइम शिफ्ट वहां भी आ रहा है। लेकिन वहां पर क्या रिएक्शन हुए हैं, ये खासतौर से इसराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट के, यूएई वगैरह से उनका क्या रिएक्शन रहा है? क्या न्यूट्रल स्टैंड रहा है या वो हमास की तरफ गए हैं? क्या स्टैंड रहा है? सर अगर आप वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री देखें, तो ये जो साइकिल्स हैं रिलेशनशिप कॉर्डियल होने के, अगेन स्ट्रेन पड़ने के, इट्स अ साइकिल। जी और इसराइल की हमेशा से कोशिश रही, अब रीजनल डायनामिक्स बदलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, टर्की और इसराइल एक टाइम पे क्लोज आ जाते हैं। जी अगर टर्की में रेजिम बदलती है या उनकी आइडियोलॉजी बदलती है, फॉरेन पॉलिसी पे रिफ्लेक्ट करता है, सो दे विल डेफिनेटली उसका सबसे सबसे पहला असर इसराइल के रिलेशन पे आता है फॉर ऑल द मिडल ईस्ट कंट्रीज या वेस्ट एशियन कंट्रीज। तो इसराइल की तरफ से अगर मैं बात करूं, उनकी हमेशा से कोशिश रही है कि गल्फ के साथ, वो गल्फ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं विद इन द लार्जर जी वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट, कि उनके साथ हमारी रिलेशनशिप ठीक रहे या स्ट्रांग रहे, फॉर स्ट्रैटेजिक रीजंस ऑफ कोर्स। यूएस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इनको मीडिएट करने के लिए, कई बार बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती है इन देशों के बीच में। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहरीन है, वहां तो आपकी पूरी फ्लीट यूएस की उधर ही है लोकेटेड, और अगर आप बहरीन जाएंगे, काफी लोग कहते हैं यू डोंट फील दैट यू आर इन मिडिल ईस्ट, वो एक है, वेस्टर्न कंट्री लगती है अपने बिल्कुल आप में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसराइल को ये कंट्रीज बहुत जरूरी हैं सपोर्ट के लिए, बिकॉज ऑन द अदर हैंड विद इन वेस्ट एशिया आपकी कंट्रीज हैं जैसे ईरान हो गई, सीरिया हो गई, ये बहुत हार्डकोर अपफ्रंट कंट्रीज हैं जो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए लड़ती हैं। जी तो जो यूएई और आपने जो पूछा है, ये गल्फ कंट्रीज में कहना चाहूंगी द लार्जर पिक्चर, इनके स्टैंड सर हमेशा से यही अरब्स और पैलेस्टीनियंस के भी ग्रीवियंस हैं कि इनके स्टैंड्स बहुत प्रैग्मेटिक रहते हैं। एटलीस्ट मेरी रिसर्च और एनालिसिस ये कहती है, बिकॉज आप आइडियोलॉजी और मेरी इनफैक्ट पीएचडी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ही हुई है कि आइडियोलॉजी कितनी चलती है एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में या प्रैग्मेटिज्म। तो आप कुछ भी कहें, इन कंट्रीज की जो है प्रैग्मेटिज्म प्रिवेल्स ओवर देयर आइडियोलॉजी वीजा वी रिलेशंस विद इजराइल। और इनके लिए डायरेक्ट रिलेशन इजराइल से नहीं होता है, दिस इज थ्रू यूएस। तो वो बहुत डिटरमाइन करती है कि उनको कितना जरूरी है इस वक्त यूएस का सपोर्ट या इजराइल का, दैट डिटरमाइंस देयर रिलेशन। तो इस वक्त प्रॉक्सिमिटी है, तो ये कंट्रीज ने ऑब्वियसली बहुत सेफ स्टैंड लेने की कोशिश की है। ऑल्दो प्रोटेस्ट होते हैं इन कंट्रीज में, लेकिन ये ऑफिशियली अब जैसे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है रीजनल, जैसे ओआईसी हो गई, ओपेक हो गई, इनमें काफी रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं। बट अगर आप यूएन लेवल तक देखो, तो ये कंट्रीज का दबाव थोड़ा कम रहता है एज कंपेयर टू आपकी वेस्टर्न कंट्रीज। ये मेरे पास कुछ एक दो सवाल हैं हमारे दर्शकों के। एक चंदन सिंह बिष्ट हमारे दर्शक हैं, उनका लिखना है कि, सवाल लिखा है कि हमास जो है वो इसराइल के साथ मिलिटरली तो ठीक है जो फाइट कर रहा है,
तो क्या उसकी ओर से कुछ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मूव्स भी हैं, एफर्ट्स हैं क्या कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? क्या कभी उन्होंने इस बारे में कोशिश की है? सर जब हमास 2000 के दशक में जब क्या पैलेस्टाइन को यूएन से रिकॉग्निशन है? जी तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कमिंग टू दैट क्वेश्चन कि काफी प्रेशर डला है कंट्रीज की तरफ से यूएन लेवल पे जी कि रिकग्निशन दीजिए पैलेस्टाइन को। तो यूए बिकॉज स्टेट एक तो टेरिटरीज उनकी प्रॉपरली डिफाइन नहीं की है एंड जी सेकेंडली यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं है, जो कि एक कंट्री को डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन, टेरिटरी एंड गवर्नमेंट, जी जो तीनों ही लैकिंग है, इसलिए यूएन उसको नॉन ऑब्जर्वर मेंबर स्टेटस देता है इन द सेंस कि दे आर इम्पोर्टेंट। काफी कंट्री स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन यूज करती हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए, बट एज अ स्टेट उनको वो लेबल अभी तक नहीं मिला गया। नहीं मिला है। तो ये सवाल होता है चंदन सिंह बिष्ट का, एक दर्शक है हमारे। ये एक दर्शक, एक और सवाल है, लास्ट सवाल होगा हमारी ओर से, डीएस नंडल साहब का। ये कहते हैं कि अ, अभी जो कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट है इनका, 19th सेंचुरी से चला आ रहा है, तो अभी अचानक से फ्लेयर अप क्यों हो गया? क्या कारण थे? आपने उत्तर पहले दिया, फिर भी इनको कुछ एक तरह देना चाहे तो दे सकते हैं। जी जी एकदम से क्या मैं फ्लेयर अप आपको हो गया है? जी मैं आपको एक पैटर्न बताना चाहूंगी हमास और इसराइल का, और रादर आई वुड से पैलेस्टीनियन और इसराइल का, और ये बहुत पॉपुलर है मिडल ईस्ट पॉलिटिक्स में। ये कहते हैं कि अगर काफी टाइम वो चर्चा में ना आए तो कोशिश रहेगी कि वो चर्चा में आ जाए। हम्म। कहने का बात ये है कि ये जो सोल्यूशन, ये अगर आप साइकिल देखो इस कॉन्फ्लिक्ट की, विद इन 10 years या 5 years के गैप में जरूर कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशन आता है ये दो साइड्स के बीच में। अगर मैं आपको पैटर्न दिखाऊं थोड़ा सा पीछे जाके, 2008 में हुआ था हमास इसराइल, 2012 में हुआ था, 2014 में हुआ था, और अब जाके 2021 में हुआ। जी अब इसका फ्लेयर अप अगर आप ऑन ग्राउंड देखें तो ऐसा नहीं है कि वहां पीस ही रहता है बाकी साल के, दो गैप है। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में लास्ट हुआ था, 2021 में अब हुआ है कॉन्फ्लिक्ट। बट इस दौरान ऐसा नहीं है कि यहाँ एक्चुअल सीज फायर होता है या ट्रूस होता है जो दो कंट्रीज फॉलो करती हैं। ट्रूस इज समथिंग शॉर्ट टर्म। आई वुड रादर प्रेफर द वर्ड ट्रूस ओवर सीज फायर ये दो एंटिटीज के बीच में, बिकॉज सीज फायर वो होता है जहां आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सको। अब क्या होता है इनके एक्चुअल 6 साल में ऐसा नहीं कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हुए हैं या वहां पीसफुल सॉल्यूशंस लाए गए हैं, बिल्कुल नहीं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हमास, उनकी फाइनेंस, उनकी इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर, वो कब रेडी हो सकते हैं, वो फ्लेयर होता है। सो आई वुड रादर से कि अभी भी जो हुआ है, सीज फायर यूज कर रहे हैं वर्ड, बट मैं ट्रूस कहना चाहूंगी, बिकॉज इसका जब तक आप एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं लाते हैं, यू कैन नॉट कॉल इट अ सीज फायर। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। वहां आए गए दिन सर काफी, जैसे मैंने कहा इसराइल को भी काफी कैजुअलिटीज होती हैं। आईडीएफ के पॉइंट से मैं देखूं, अगर हमास अटैक करता है या उनके जो ऐसे इरिटेंट टैक्टिक्स होते हैं, मैं हमास की तरफ से देखूं तो ओवरऑल जो पैलेस्टीनियंस को डेली बेसिस पे वहां सफर करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये फ्लेयर अप सडन ओवरनाइट प्रोसेस है जैसे मैंने मेंशन किया है। These are accumulated grievances and political issues of both the sides जो फर्मेंट होते हैं, और ये आगे भी होंगे, इतनी भी गारंटी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को है, क्योंकि इसका सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाला गया है किसी भी बिल्कुल कंट्री सही से। कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और दर्शक मित्रों, डॉक्टर आराधना तलवार ने जो पॉइंट्स रखे हैं, जिस ढंग से उन्होंने सब चीजों को समझाया है, खासतौर से फतेह, हमास, इजराइल, गाजा पट्टी और इनके जेरूसलम साथ में क्या अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या थे, तो यहाँ पर हम लेंगे विराम और शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर आराधना का कोई एक पॉइंट वो रखना चाहें लास्ट में तो जरूर रखिए आप। सर मैं बस एक लास्ट पॉइंट कहना चाहूंगी, इंडिया का जो स्टैंड रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडियंस को भी समझना, कि पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या स्टैंड रहा है और क्या रोल रहा है, और हम सही है गलत है, क्या डिप्लोमेसी रही है। तो मैं बहुत शॉर्ट में ये कहना चाहूंगी कि पहले से ही इंडिया जो 1948 से, जैसे मैंने कहा, इंडिया ने
रिकग्नाइज किया इसराइल को, पर डिप्लोमेटिक स्टैंड नहीं इस्टेब्लिश किए विद इसराइल टिल 1992। उस दौरान से लेके 1992 तक काफी टिल्ट पैलेस्टीनियंस की तरफ रहा है इंडिया का, ऑन प्रिंसिपल ग्राउंड्स। अगेन मैं वर्ड्स एम्फसाइज करी हूँ, प्रिंसिपली इंडिया पैलेस्टाइन की तरह टिल्ट था यूएन में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में। पैरेलली इसराइल की इंपॉर्टेंस बहुत काफी है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में। अगर मैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं एंड नॉट फ्रॉम अ वेस्ट एशियन स्कॉलर, तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसराइल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है मिलिटरीली, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, साइंस। और जितनी लड़ाइयां हुई हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे रिसेंट पास्ट में, मेरे लाइफ टाइम में जैसे कारगिल हो गई, इसराइल का बहुत सपोर्ट रहा है इंडिया को इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इक्विपमेंट्स, एंड बॉम्बे में भी कहते हैं कि काफी सप्लाईज आई थी टू सपोर्ट इंडिया जी। तो मैं अगर अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इंडिया की डिप्लोमेसी हमें इस वक्त बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, इसराइल ऑन वन साइड एंड योर पैलेस्टीनियन प्रिंसिपल स्टैंड ऑन द अदर। बट द ब्लूमिंग रिलेशंस बिटवीन इसराइल और इंडिया थोड़ा सा इंडियन डिप्लोमेसी को फ्लक्स में ले आते हैं जी। तो मैं इस डिफरेंस को यहाँ रिफ्लेक्ट करूंगी कि 2017 तक हम यूज करते थे वर्ड ईस्ट जेरूसलम अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में। अब इंडिया का जो स्टेटमेंट आया है, इंडिया हमेशा से टू स्टेट सोल्यूशन के लिए फेवर में रहा है, ऑन वन साइड इजराइल, वन साइड स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन। पर अब हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं, हम लोग ईस्ट जेरूसलम को मेंशन नहीं करते हैं, बिकॉज वी सपोर्ट बोथ द, आई मीन वी बैलेंस बोथ द नैरेटिव्स। और इंडिया का हमेशा से ये मानना है कि दोनों पार्टीज जो इन कॉन्फ्लिक्ट है, दे शुड कम ऑन द टेबल एंड हैव अ डायलॉग। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सही एक कहा। काफी ड्रास्टिक चेंज इंडियन डिप्लोमेसी में आई है। और सबसे इंपॉर्टेंट आई है कि इजराइल और पैलेस्टाइन को हमने हाइफनेट कर दिया, डी हाइफनेट कर दिया है रिलेशंस में। दैट मीन्स इंडियाज इजराइल रिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इजराइल इंडियाज करेक्ट। रिलेशंस विद करेक्ट। पैलेस्टीनियंस। करेक्ट। बिल्कुल करेक्ट। दिस इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इंडियन डिप्लोमेसी इस वक्त कर रही है। एंड इस दौरान इंडिया ने बहुत ड्राफ्ट जो अभी यूएन में स्पीच दी थी लास्ट वीक, 4 मिनट्स की थी, बट बहुत केयरफुली ड्राफ्टेड थी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने हरमल शरीफ के साथ हाइफन करके माउंट टेम्पल यूज किया है, वर्ड टेम्पल माउंट। जी। दैट मीन्स हम पैलेस्टीनियन नरेटिव और इजरायली नरेटिव को दोनों को यूज कर रहे हैं। दोनों को यूज कर रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो मैं बस मेंशन करना चाह रही थी कि इंडिया इस वक्त बैलेंस कर रहा है और इंडियन डिप्लोमेसी की हमेशा से यही एफर्ट रही है। अब खास करके ज्यादा, बिकॉज इसराइल के साथ रिलेशंस भी उतने इंपॉर्टेंट है जितनी पैलेस्टीनियंस के साथ। बिल्कुल तो सही कहा आपने। वो अप्रोच अलग है जब आप मिडिल ईस्ट को एनालाइज करते हो। एज एन इंडियन पॉलिसी मेकर अप्रोच थोड़ी अलग रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शक मित्रों, ये था आज का कार्यक्रम, खासतौर से इजराइल और पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट पे या इजराइल या हमास के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, और बहुत सारी चीजों पर जो बेबाकी से बात की है डॉक्टर आराधना तलवार ने, जो विदेश नीति की एक्सपर्ट भी हैं, मिडिल ईस्ट की एक्सपर्ट भी हैं। तो उनका भी शुक्रिया अदा, और खासतौर से डैलम लर्निंग बैंगलोर का भी शुक्रिया, क्योंकि उनके सौजन्य से ये टॉक शो आयोजित हो पाया है। और कहीं ना कहीं धन्यवाद डॉक्टर आराधना तलवार जी का अपना समय देने के लिए। और हमें उम्मीद है कि हम आगे बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए टॉक शो के अंदर, एक नए मेहमान के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तो हमें दीजिएगा आज्ञा। थैंक यू। तो डॉक्टर आराधना तलवार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें थैंक वक्त यू सो देने के मच। लिए। धन्यवाद। आपका शुक्रिया।